हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो, यूपीएससी की दृष्टि से एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Hence, first of all, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। यू आर मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी आधार होता है जिसके माध्यम से या जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। यह राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। किसके द्वारा स्थापना की जाती है? संविधान के द्वारा। संविधान द्वारा ही शक्तियों की व्याख्या की जाती है, दायित्वों का बंटवारा किया जाता है, दायित्वों का यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सीमांकन किया जाता है एवं जनता तथा गवर्नमेंट के मध्य पारस्परिक संबंधों की व्याख्या भी की जाती है या ये कहें कि उन्हें परिभाषित किया जाता है। यही कारण है कि देश के संविधान को एक आधार विधि या कानून कहा जाता है। भारतीय संदर्भों में यदि डिस्कस करें तो भारत में नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ तथा पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के पहले ब्रिटिश संसद द्वारा ऐसे कई अधिनियम एवं चार्टर पारित किए गए जिन्हें संविधान का आधार कहा जा सकता है या ये कहें कि संविधान के निर्माण में इन सभी चार्टर्स ने एवं अधिनियम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चार्टर एक्ट जो कि 1793, 1813, 1833 और 1853 में पास किए गए तथा अपने विभिन्न प्रावधानों के लिए जाने गए। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभ महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 1600 ईस्वी के अंतिम या ये कहें कि अंतिम दिन प्रदत्त चार्टर के फलस्वरूप हुआ। इस चार्टर में कंपनी को ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी आपको ध्यान में रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभ महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा किया गया। चार्टर एक्ट के संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कंटिन्यूअस रखा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार यानी बिजनेस मोनोपोली को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये कहें कि आगे बढ़ा दिया गया। उस समय ब्रिटेन में कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की भी मांग यद्यपि जोरों से उठती थी या ये कहें कि इसकी चर्चा होती थी। 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में जानने से पहले आवश्यक है कि 1813 तथा उससे पहले के जो चार्टर एक्ट हैं उनका भी सम्यक अध्ययन किया जाए। इसी संबंध में पिट्स इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट, कहने का अभिप्राय है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का अध्ययन भी आवश्यक है या ये कहें कि उनके संबंध में भी जानना आवश्यक है। 1773 के विनियमन अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थीं उन्हें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। ये कहें कि उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का नाम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रखा गया, जैसा कि मैंने पहले भी इस संबंध में डिस्कस किया है, तथा इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 1833 के संबंध में जानने से पहले 1813 के चार्टर के बारे में इन नटशेल चर्चा करें तो 1813 ईस्वी के चार्टर कानून ने भारत के साथ व्यापार करने के कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को या बिजनेस मोनोपोली को समाप्त कर दिया और इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों को भी आंशिक रूप से भारत के साथ निजी व्यापार करने, वाणिज्य एवं औद्योगिक संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान किए या ये कहें कि पृष्ठभूमि तैयार की। यहाँ ये बात ध्यान देनी चाहिए
इंग्लैंड के जो अन्य व्यापारी थे या जो अन्य कंपनी थी वे भी ये कहती थी कि उन्हें भी ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत में व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए तथा उन्हें भी इसी तरह के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई हैं। अतः वे भी निरंतर इस प्रयास में रहती थीं कि वे भी अपने बिजनेस को भारत में कर सकें, फैला सकें। 1813 के चार्टर की ये विशेषता थी या प्रावधान था इसमें कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जाए। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेज़ली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति, ये सभी कारण 1813 के चार्टर के एग्जिस्टेंस के कारण बने या ये कहें कि मुख्य रीज़न थे। 1813 के चार्टर में जो मुख्य प्रावधान था वो ये था कि कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। यानी 1813 के चार्टर में ये प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार का एकाधिकार छीन लिया गया। किसने छीना? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी पार्टनर्स थे उनको बहुत अधिक लाभ नहीं दिया जाता था या ये कहें कि बहुत अधिक रेवेन्यू नहीं मिलता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया कि चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार किया जा सकता है तथा कहा गया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा। चाय के व्यापार से जो भी लाभ या आमदनी उनको होती है वो स्वयं उसको लेंगे। कौन लेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित लोग या पार्टनर्स लेंगे। इस तरह से कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार कायम किया जाता रहा या ये कहें कि एकाधिकार बना रहा और ईसाई मिशनरीज़ को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। यानी जो धार्मिक सुविधाएं थी उनको बढ़ावा दिया गया। और भारतीय शिक्षा के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के निर्देश दिए गए तथा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण के अधिकार दे दिए गए। चार्टर एक्ट के संबंध में यदि आप देखें तो इनको याद करना बहुत सहज है क्योंकि इनमें 20-20 वर्ष का अंतराल रहा है। उदाहरण के लिए 1793, 1813, 1833, फिर 1853, इस तरह से इनके मध्य 20 वर्ष का अंतराल है। अतः चार्टर एक्ट के संबंध में जो सन है वो याद करना सहज है। इसी तरह से 1833 यानी 1833 के राजपत्र या चार्टर एक्ट के संबंध में हम डिस्कस करें तो ये तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई। यानी इसकी जो शक्तियां हैं वो बढ़ाई गई तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर इत्यादि स्थानों पर अंग्रेज़ों का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रभुत्व स्थापित किया गया। इसी प्रभुत्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए या शक्तियों को बढ़ाने के लिए 1833 का चार्टर एक्ट यानी चार्टर अधिनियम अस्तित्व में आया या ये कहें कि उसे पारित किया गया। और इस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे उनमें कंपनी के चाय एवं चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा उसे पूर्णतः प्रशासनिक राजनीतिक संस्था बना दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव एवं पॉलिटिकल बॉडी बना दिया गया या ये कहें कि प्रशासनिक एवं राजनीतिक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। और कंपनी के चाय एवं चीन के साथ जो व्यापार करने का एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जबकि 1813 के अधिनियम में ऐसा कहा गया था कि चाय एवं चीन के संबंध में जो व्यापार करने का एकाधिकार है उसको समाप्त नहीं किया गया। अतः पहले कुछ और कहा गया तथा उसके बाद कुछ और उसमें परिवर्तन कर दिए गए। इसी तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तथा इसके संबंध में अन्य क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि बंगाल के जो आखिरी गवर्नर जनरल थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। अतः 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में ये बात ध्यान में रखनी है कि भारत का गवर्नर जनरल अस्तित्व में आया इस एक्ट के द्वारा 1833 के
चार्टर एक्ट के माध्यम से, तथा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से भारत में सती प्रथा को समाप्त किया तथा कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में ये तथ्य भी स्मरणीय है, या ये कहें कि यह प्रावधान भी था कि भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक तथा असैनिक शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया। यानी जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनकी शक्तियों को बढ़ाया गया तथा भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानूनों को अधिनियम की संज्ञा दी गई। अतः गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाने के लिए या उसकी पोस्ट को शक्तिशाली बनाने के लिए, स्थायित्व प्रदान करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकृत प्रदेश थे, जो भी अधिकार क्षेत्र में प्रदेश थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्हें गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में ला दिया गया। वित्तीय प्रशासन को संभालने का अधिकार तथा कानून बनाने का अधिकार को गवर्नर जनरल के अधिकारों के दायरे में शामिल किया गया। इस तरह से चीज़ों को केंद्र में लाने का प्रयास किया गया, या ये कहें कि केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया तथा गवर्नर जनरल के हाथों में सारी व्यवस्था थमा दी गई। इसके अतिरिक्त 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधान में ये भी उल्लेखित था कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा जो भी कानून पारित किए जाएं या परिषद द्वारा पारित कानूनों को अधिनियम की संज्ञा दे दी जाए या दी गई। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, यानी जो भारत में दास प्रथा प्रचलित थी उससे संबंधित जो भी कमियां थीं या उससे संबंधित जो भी संकट उत्पन्न होते थे, इन्हीं कारणों के फलस्वरूप दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। फलस्वरूप 1843 में यानी 1843 में भारत में दास प्रथा को समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इसी अधिनियम के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी भी पद के लिए जिसके वह योग्य है उससे वंचित नहीं किया जाएगा तथा उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि वो जॉब करना चाहता है तो इन सब आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा, यानी पार्शियलिटी नहीं होगी। तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को ही संपूर्ण भारत के कानूनों को निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी जो गवर्नर जनरल थे उनकी शक्तियों को इसमें स्थायित्व प्रदान किया गया, उनको बढ़ाया गया तथा और अधिक मजबूती प्रदान की गई तथा मद्रास, बम्बई की जो परिषदें थीं उनको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। यानी मद्रास, बम्बई की परिषदों को कानून बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, या ये कहें कि समाप्त कर दिया गया। इस तरह से इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीयकरण यानी सेंट्रलाइजेशन का प्रयास किया गया, और जिसका प्रमाण यह था कि विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, या ये कहें कि आयोग की स्थापना की गई तथा इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले नियुक्त किए गए। यानी लॉर्ड मैकाले इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अतः सारांश में यदि कहें तो चार्टर एक्ट 1833 को पारित करने के मुख्य दो कारण थे। पहला, ब्रिटेन में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से उत्पादित जो सामग्री थी उसको खपाने की आवश्यकता थी और भारत जैसे बड़े बाजार में ही उसको खपाया जा सकता था, और ये पहला कारण था। तथा दूसरा कारण ये भी था कि औद्योगिक क्रांति हेतु कच्चे माल की भी आवश्यकता बढ़ी तथा इसकी डिमांड बढ़ने के कारण यह आवश्यकता महसूस करी गई और या महसूस की गई। इन दोनों कारणों से ही वास्तव में 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसको पारित किया गया, और इस एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकृत सरकार बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया, या ये कहें कि कदम उठाया, और चार्टर एक्ट को भारत सरकार अधिनियम 1833 तथा सेंट हेलेना अधिनियम यानी सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू and take care of yourself.